दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 10th का सेट 4 नंबर लेके आए हैं मैथ का। इसको हम बहुत सरल तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार देखने का प्रयास करें, ये बहुत बहुत लाभदायक होगा। चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड का जब बात आता है तो 140 को यहां लीजिए और इसका फैक्टर कर दीजिए। तो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में और फिर 5 से 7 बार में, इस तरह यह चारों संख्या आपको गुना के रूप में जहां नजर आ रहा है वो आपका आंसर हो गया। 2 गुना 2 5 गुना 7, और इस तरह आपका सी नंबर राइट होता है। दूसरा क्वेश्चन है 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप पहले लिखिए 4a+3। धनात्मक संख्या गिनती संख्या होता है 1 2 3 4। इस तरह आप डॉट डॉट कोई भी संख्या लिखिएगा, यहाँ पे 1 लीजिए एक बार तो देखिए आपके पास 7 प्राप्त होगा, फिर 2 लीजिएगा तो इस तरह आपके पास 11 प्राप्त होगा, और इस तरह जितना भी संख्या प्राप्त होगा वो ना तो सम होगा ना अपरिमेय होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कौन सा संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का परिभाषा होता है कि वैसा संख्या जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे सबका आप रूट को सरल कर लीजिए, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। और इसका अगर निकालेंगे तो इसका होगा 2√5। इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। √20 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए सामान्यतः अब इस तरह का फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह तब काम आता है जब तीनों संख्या किसी से कटता है। अगर तीनों संख्या कोई किस संख्या कट नहीं रहा है एक दूसरे से, तो इसका क्या कीजिएगा, साफ साफ इस शब्द को गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करने देखिए, 25 8 200, 200 गुना 9 1800, और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1800। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों का संख्या क्या है। आप लोग अक्सर पढ़े होंगे कि इस अक्ष को x अक्ष कहा जाता है। तो x अक्ष को कोई भी वक्र रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो जिस बिंदु पे उसको काटता है वो बिंदु का संख्या उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार, टोटल 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है x अक्ष, इसलिए आपका शून्यक का संख्या राइट हो जाएगा 2। बहुपद ax² + bx है, तो इनके शून्यकों के गुणनफल क्या होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इनके शून्यकों के गुणनफल होगा। देखिए ऐसे प्रश्न पे आप सभी पढ़े हैं, ax² + bx + c बहुपद जब रहता है तो इसका शून्यक जो निकलता है इसके बराबर 0 करते हैं तो सॉल्व होता है समीकरण, और इस तरह आपको अल्फा और बीटा 2 शून्यक प्राप्त होता है। आप सभी पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका जो होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यह फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल होगा, तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, तो c/a। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और गुणनफल √5 मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद होगा। इसके लिए देखिए बच्चों, एक फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे केवल आपको मान पुट करना है, तो यहां हो जाएगा x² - अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। इस तरह इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² + √5 ये आपका राइट आंसर होगा, और यह ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है रेखाएं इतना और इतना का हल बताएं। तो आपको बता देते हैं पहले कि रेखा युग्म
रेखा युग्म आपको 3 प्रकार का होता है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो 2 रेखा में संबंध आप 3 प्रकार से देखे होंगे या पढ़े होंगे या सुने होंगे। इस प्रकार के रेखा को कहा जाता है समांतर रेखा, समांतर रेखा। और एक ऐसा रेखा होता है कि दोनों इसी पे होता है। तो 2 रेखा एक ही रेखा पे हो तो ऐसे रेखा को कहा जाता है समपाती रेखा, समपाती रेखा। और एक रेखा यदि दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे तो इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहां पे 2 रेखा का समीकरण इस प्रकार यदि हो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका समीकरण हो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इसका एक रिलेशन होता है, इसमें शर्त होता है, इसको शर्त कह सकते हैं। तो समांतर होने के लिए शर्त होता है, समांतर होने के लिए शर्त होता है कि इसका a1 बटे a2 का वैल्यू b1 b2 के बराबर होगा, किंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। तो अगर इस तरह का आपको शकल मिल जाए तो दोनों रेखा युग्म को आप समांतर रेखा युग्म कह सकते हैं। और संपाती का अर्थ होता है कि सब कुछ बराबर होगा। इसमें होता है 2 जिस्म एक जान वाला कहानी होता है कि 2 तो शरीर भले होगा लेकिन दोनों का जान एक होगा। तो यहाँ पे एक ही रेखा पे 2 रेखा क्या है, आश्रित है, इसलिए इसमें इस कंडीशन में होता है a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। इस तरह यह शर्त हो जाएगा संपाती रेखा के लिए। और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए डायरेक्ट दुश्मन वाला रेखा होता है कि पहला राउंड मिलेंगे और दुश्मनी होगा, कभी दोस्ती नहीं होगा। इसलिए होगा इसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। पहला ही शर्त क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें एक जगह पे मिलता है दुश्मन लोग और एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। इसलिए इसका जो हल होगा एक और केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक और केवल एक। जो दुनिया में एक और केवल एक होता है उसका एक नाम होता है अद्वितीय, मतलब उसको छोड़ के दूसरा कोई नहीं। इसलिए इसका अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, इसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। और इसके पास देखिए प्रत्येक बिंदु पे दोनों एक साथ है, तो प्रत्येक बिंदु किसका मान होगा तो उसका भी मान होगा। इसलिए इसके पास अनेक हल होगा, जितना इसमें बिंदु होगा उतना इसका क्या होगा, हल होगा। तो इसमें कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके पास संपाती रेखा के पास क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और यहां जो है समांतर रेखा है, यह उस प्रकार है कि 2 दोस्त में मान लो तलाक हो गया है तो कभी किसी से बात नहीं होता, दोनों जाता है देखता है लेकिन बात नहीं होता। जब बातें नहीं होगा तो उसके बीच में कोई समस्या का हल होगा, इसलिए इसके पास कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। समांतर रेखा यदि भेटा जाए तो कहेंगे इसके पास कोई हल नहीं है। क्योंकि दोनों दोस्त है, जाएगा देखेगा लेकिन बातें नहीं होगा तो दोनों का प्रॉब्लम समस्या का सॉल्व होगा, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं है। इसके पास ऐसा दोस्त है कि साथे रहेगा हमेशा, तो हमेशा ही बातचीत होगा, हमेशा हल प्रॉब्लम का नहीं, इसलिए इसके पास अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये दुश्मन रेखा होता है, मिलेगा तो खेल तमाम, एक के बार मिलना है, तुम मारो या हम मारेंगे, समझ गए। इसलिए इसके पास अद्वितीय हल होगा, एक तो हल होगा। समझने में कोई दिक्कत। चलिए आप प्रश्न पे आते हैं, ये हुआ रेखा युग्म का वर्णन। यहां दिया गया प्रश्न देखिए क्या है, इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। यहां पे प्रश्न है 2x, इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद इसको लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ 2/4 कीजिएगा तो 1/2 तो आ जाएगा, 3/6 कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 माइनस कीजिएगा माइनस 5 इतना, तो आपको सरल होके आएगा, कट के आएगा 1/3, जो इसके बराबर होगा नहीं होगा। तो यहाँ 2 आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इस कंडीशन में देखिए यहाँ आपको समांतर होने का शर्त पालन हो रहा है कि 2 आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और इस कंडीशन में बताए हैं कि इसके पास कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई हल नहीं।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका अधूरा दिया गया है। देखिए कहता है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई का मान छूट गया है, तो इसमें होगा x प्लस वाई बराबर 9 होगा और x माइनस वाई बराबर 1 होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जोड़िएगा, जिसको तरीका से जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। देखिए इसको बेसिक तरीका बनाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 10, x का वैल्यू होगा 5, यहां रखेंगे तो इससे y निकलेगा, इसका मान यहां पुट करेंगे या यहां पुट करेंगे तो इसका मान निकलेगा 4। इस तरह आप बना सकते हैं 5 into 4, लेकिन ये बेसिक है, टाइम बर्बाद होता है, इसमें क्विक बनाना है। क्विक बनाने के लिए इसको ऑप्शन से बनाइए। जैसे देखिए यहां देखिए दोनों जोड़ 9 है, तो यहां इसको जोड़ेंगे 9 पूरेगा, गलत, इसको जोड़ेंगे 9 पूरेगा, गलत, इसको जोड़ेंगे नहीं पूरेगा, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बोले समझ रहे हैं? तो इस तरह नहीं भी करेंगे तो वहां से बना सकते हैं। चलिए समीकरण युग्म दिया गया आपको, अब पूछता है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या बताए थे? मिलेगा दुश्मन यहाँ पे, यही ना, तो यही शर्त पालन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास 4 है, एक 1 के जगह पे यहाँ 2 है, तो 4/2 कीजिएगा और यहाँ पे बराबर शब्द नहीं होगा, p/2 बराबर, यही ना। तो कहता है किस स्थिति में बराबर अद्वितीय हल नहीं होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको आप सरल कर दीजिएगा, यहां से 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, p बराबर 4 नहीं रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? अद्वितीय हल के बराबर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोले समझ रहे हैं? चलिए पेड़ रोल देते हैं, बोर्ड बहुत गंदा हो गया है। क्वेश्चन है आपके पास द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हल करें। देखिए इसको आप कहता है हल करने के लिए विधि, तो उपर्युक्त गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मध्यपद विभक्त नियम कहा जाता है। द्विघाती रूप से आप सूत्र फार्मूला भी सरल कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर निकाल के जो करते हैं। x बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। इस फार्मूला को कहा जाता है द्विघाती सूत्र रूप, समझ गए? इससे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह राइट आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। समीकरण इतना के व्युत्कर का मान, अभी थोड़ा देर पहले बताया व्युत्कर। देखिए व्युत्कर का अर्थ क्या होता है? अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, कोई द्विघात समीकरण हो, तो d का एक वैल्यू होता है, इसको व्युत्कर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और यह होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो यहां देखिए b के जगह पे कितना मान है आपके पास? तो यहां पे आपका मान है -2, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे क्या है? तो 3 है, 3 इंटू c के जगह पे क्या है? तो 1/3 है, 1/3। इस तरह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 4 बराबर 0। व्युत्कर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 जब व्युत्कर होता है उसके पास दोनों हल होता है, दोनों समान हल होता है, दो वास्तविक हल उसके पास होगा और दोनों के दोनों क्या होगा? समान होगा। वो कभी क्वेश्चन आएगा उसका भी ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे डी का मान क्या आ गया आपका? राइट आंसर 0। समझने में कोई दिक्कत? चलिए अरे साहब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहता है दो भिन्न वास्तविक हल। दो वास्तविक हल तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, भिन्न होगा। तो आपको शर्त अभी थोड़ा देर पहले बता दी, डी बराबर, डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आ गया तो इसका कंडीशन होता है कि दो वास्तविक हल होगा किंतु भिन्न होगा, दो वास्तविक होगा किंतु अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। तो इस यही पहला शर्त होता है। उसके बाद होता है डी बराबर 0, तो दो हल होगा इसके पास, वास्तविक हल होगा, लेकिन दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो इसके पास कोई वास्तविक हल नहीं होता है, यही शर्त होता है। तो यहां प्रश्न आपके पास है कि दो भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक हल होगा, लेकिन क्या होगा? अलग अलग। तो यहां यह शर्त पालन होगा, और d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और आपका यहां राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। समझने में कोई दिक्कत? चलिए द्विघात सूत्र, अभी थोड़ा देर पहले x बराबर लिखे थे। द्विघात सूत्र होता है x का हल निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको डी भी कह सकते हैं, और बटे 2a। तो यह सकल आपको जहां दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह सकल आपको दिख रहा है
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बात समझ रहे हैं? देखिए यहां आप भ्रमित हो रहे हैं इसको देख के, लेकिन यहां पे देखिए माइनस क्या हो गया, छूट गया है, इसलिए यह नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एपी दिया गया है, एपी है 2,a,26 है ना। देखिए इसको बनाने के लिए फॉर्मूला बहुत है, मतलब a प्लस डी होता है, हर अगला पद बराबर होता है अगला पद प्लस डी, अगला पद प्लस डी, इस तरह जोड़ते जाएंगे क्या होगा, पद बनते जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन बुद्धि अप्लाई करेंगे, इसमें जो भी पद होता है सबके बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पहले ऑप्शन को रख देख लो, अगर 13 उठाते हैं तो 2, 13 और 26 ये होगा जी। इसका ऑप्शन देखिए डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना का है, 13 का। बदल गया मतलब क्या हो गया, गलत। उसके बाद यहाँ देखिए इसको रख लीजिए, 2 हो गया, 14 हो गया और 26 हो गया, यहाँ डिफरेंस 12 है, इसका डिफरेंस 12 है, दोनों डिफरेंस बराबर है, तीसरा पे जाना ही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत, इस तरह बना सकते हैं। और बेसिक विधि भी होता है, जैसे बेसिक विधि होता है कि अगला हर पिछला पद प्लस डी करेंगे, तो यहाँ ए बराबर होगा a बराबर 2 प्लस डी, जहां डी क्या है, सर्वंतर है, और 26 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस डी। अब a का मान यहां पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 डी, यहां 1 डी, यहां क्या होगा 2d होगा, 26 बराबर यहां घट जाएगा तो होगा 24/2d, डी का मान आएगा 12, और डी क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा a प्लस 12 बराबर 14। ये आपका इस तरह बेसिक से बनाएंगे तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको कॉमन दिमाग क्या लगाना है, सबको उठा के देख लेना है। डिफरेंस अगर बराबर हुआ तो आंसर हुआ, बदल गया, वेरी कर गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन से आपको बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, यदि a बराबर 7 है, d बराबर है n बराबर, और क्या निकालना है, an का अर्थ होता है एनवा पद, एन का इसका अर्थ क्या होता है, एनवा पद। अगर एपी में ही है, ये बढ़ते बढ़ते अगर एन तक एनवा पद का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ दिया है एन का मान जो दिया है 8, मतलब आपको 8वां पद निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू है, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन आपके पास यदि ए बराबर और डी बराबर एन बराबर दिया है, ए एन का अर्थ होता है एनवा पद, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान यहाँ 8 है, एन का मान 8वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1, डी का मान दिया गया है 3, यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 होगा, यहाँ 3 से गुना होगा 21, इस तरह आपका 28 यदि ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है पहला पद, दूसरा पद, इस तरह 9वां पद का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है योग, एन पदों का योग, क्या होता है, एन पदों का योग। तो 9वां पद का योग, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d यहां नहीं दिख रहा है, n तो 9 दिया है, 9वां पद निकालना है आपको, लेकिन d कैसे निकालेंगे, तो हर अगला पद में पिछला पद को आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2 कीजिएगा, रिजल्ट 1/6, माइनस में आएगा d का मान, यहाँ मान पुट कर दीजिए, n का मान 9/2 2a, a मतलब हाफ दिया गया है यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू डी 1/6 माइनस में। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 होगा और आपके पास यहाँ रिजल्ट होगा 9/2 1 प्लस यहाँ पे होगा माइनस 8/6, तो ये कटा देंगे 4/3। इसको जब आप सरल कीजिएगा 9/2 यहाँ सरल करके आएगा माइनस 1/3, इस तरह 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट -3/2। यदि ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज का नाम है ABC और BC की समांतर एक भुजा है
एक रेखा है जिसका नाम है डी और ई। इस समांतर जब होता है तो आप लोग थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन अधूरा है। कैसा क्वेश्चन है ये? अधूरा है। इसमें मान नहीं दिया गया है किसी का, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, अधूरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है तीनों भुजा बराबर होना, समझ रहे हैं। अब उसका एक भुजा का मान दिया है 2a, कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाई बराबर होता है, देखिए आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें प्रत्येक भुजा कितना है 2a है। अगर यहां से हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इसका मान क्या होगा? a होगा, और यह कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह यह ऊंचाई बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट अंडर होता है। तो यहाँ पे रूट अंडर में यहाँ 4a होगा और यहाँ पे a है, घट के हो जाएगा 3a स्क्वायर। इस तरह आपका राइट आंसर होगा √3 × a। तो यह ऑप्शन आपको जहां दिख रहा है और बी नंबर में आपका राइट आंसर होगा। बोले समझ गए? चलिए, किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग कैसा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अभी जस्ट हम लिखे हैं, और इस नियम को पाइथागोरस प्रमेय या सिद्धांत कहा जाता है। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक, देखिए एक्स अक्ष कहा जाता है इसको, ये पूरा अक्ष जो है एक्स अक्ष कहलाता है। और यहाँ पे 0, तो y ऊंचाई ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, यहाँ कहीं पर भी इसका मान लेंगे तो हमेशा y का वैल्यू क्या होता है? 0। बात समझ रहे हैं? तो x अक्ष पे y का मान 0 होगा, और अगर कहेगा y अक्ष पे x का मान, तो y अक्ष पे हमेशा x बराबर क्या होगा? 0। तो कहीं भी लेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। एक दूसरे अक्ष पे क्या होता है? मान 0 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है x अक्ष पे y का निर्देशांक तो क्या होगा? 0। समझने में कोई दिक्कत? चलिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखिए अगर आपके पास मध्य बिंदु दिया गया इस तरह रेखा है, इसके जस्ट मध्य बिंदु है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 + 4/2 कोमा -4 - 2/2 इस तरह कीजिएगा तो यहाँ 6/2 3 होगा, यहाँ -3 हो जाएगा। और आपका बिंदु अगर इस तरह ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 3, -3। ये आपका मध्य बिंदु इस बिंदु का निर्देशांक होगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, 23 नंबर है tan 45 का मान। तो ये 45 का मान आप टेबल याद किए होंगे तो एक आपको पता होगा, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और आप इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ का एंगल यदि जोड़ के 90 हो रहा है, और अगर ये घटाव में है, यदि यह मान घटाव में रहता, अगर माइनस साइन देख लीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, 0 आंसर करना है। और यदि बटे में इसको देखते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 कर देना। बात समझे? यदि बटे में देखिएगा, इसका यही ट्रिक है। और यहाँ ये 2 जोड़ के देख लीजिएगा, 94 रहा है, तो इसका बटे में रहेगा तो आंसर 1 होगा, और अगर घटाव में रहेगा तो 0 होगा। तो यहाँ बटे में है, घटाव में है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1। पे cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, थीटा का मान पूछा गया है। तो cos 3 थीटा इस तरह क्वेश्चन है, तो यहाँ गुना में है, इसको कहेंगे cos 3 थीटा बराबर हाफ कह सकते हैं। और आप लिखेंगे cos 3 थीटा हाफ किसका मान होता है? तो पढ़े होंगे cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। अब देखिए 3 थीटा के जगह पे क्या है? 60 डिग्री है, तो अर्थात हम जानते हैं 3 थीटा किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। तुलना करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे थीटा फ्री कर देंगे, यहाँ पे काट के आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, और थीटा का मान क्या हो जाएगा? राइट आंसर 20 डिग्री। अगर कहीं दिख रहा है, कहां दिख रहा है? डी नंबर आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? चलिए,
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, भुजा दिया गया है। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह 90 डिग्री का, और बी को हम लोग 90 डिग्री कह देते हैं। अब यहाँ पे ए और बी इस तरह त्रिभुज का निर्माण हो गया, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। अब कहता है यहाँ पे प्रश्न है कि ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, ये दिया गया आपके पास, और ए सी भी 29 डिग्री दिया गया है। अब निकालने क्या बोल रहा है, ए सी। देखिए हमेशा 90 डिग्री का सम्मुख कर्ण होता है और दिया गया कोण का सम्मुख लंब होता है। यहाँ लंब आपको पी का मान दिया गया है, एच निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा में आता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 बटे एच, यही होगा। एच मतलब ए सी। अब इसका वैल्यू हाफ होता है, यहाँ पे 5 बटे एच कोना कोनी गुना हो जाएगा, एच बराबर 10 हो जाएगा। एच किसको माने थे, ए सी को माने थे, तो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, तो कहता है यह कोण का मान क्या होगा। देखिए इसमें हम बना लेते हैं, पहले त्रिभुज दिया गया है, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज में यहाँ पे कोण Q को कहा गया है समकोण, मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू दिया गया है P, Q और R, तो पी क्यू बराबर 4 दिया गया है, पी आर बराबर कितना दिया गया है, पी आर बराबर 8 दिया गया है। कहता है कि कोण टू कोण निकालना है, तो क्यू पी आर ईटो कोण को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं। यह कोण के लिए देखिए, यह कोण जब दिया रहेगा ये लंब होगा, और ईटो क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। तो आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण अगर ये कोण दिया गया है कुछ, इस कोण को लेके अगर मानेंगे क्यू आर है, तो त्रिभुज को हम बना लेते हैं। यहाँ पे P है, Q है, R है। Q के बारे में 90 डिग्री कहा गया है, इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो इस कोण को ज्ञात करना है। जो कोण को ज्ञात करेंगे उसका सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये आधार बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, 90 के सम्मुख है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे cos P बराबर 4 बटे 8 कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर b बटे h। तो b के जगह पे 4 होगा, h के जगह पे 8 होगा। इस तरह यहाँ पे देखिए हाफ हो जाएगा, और cos p हाफ किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार आपके पास p का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, देखिए एक वृत्त अगर लीजिएगा और यहाँ पे त्रिज्या लीजिएगा, यहाँ किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो स्पर्श रेखा को जब भी त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पे मिलाइएगा, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, संपाती समांतर नहीं, लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चलिए समझ गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लंब। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए कि कोई वृत्त है और इस ठीक सेंटर से होके जो जीवा गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास से अगर स्पर्श रेखा इस तरह खींची जाती है, तो यह हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, और इस तरह आपका हो जाएगा समांतर होती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, समांतर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओपी 5 सेंटीमीटर है, ओपी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी ए कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ओ ए निकालना है। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि कोई भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या 90 डिग्री लंब होती है। यदि लंब होगा ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, तो ये लंब निकालना है। तो लंब का मान इसका स्क्वायर घटाओ इसका स्क्वायर करेंगे, तो 25 स्क्वायर घटाओ 16 का रूट अंडर करेंगे तो 9 होगा, 9 का 3 हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोले समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए वृत्तों में दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी वृत्त लीजिएगा, अगर वृत्त का चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र होगा, चाहे बड़ा वाला क्षेत्र हो या यह क्षेत्र हो, अगर चाप
और जीवा के बीच का क्षेत्र घिरा होता है तो इसका नाम वृत्तखंड कहलाता है। और यदि कोई वृत्त होगा और दो त्रिज्या से और चाप से घिरा क्षेत्र होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रश्न है दो त्रिज्या, जिसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या खंड। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए, एक घड़ी की सुई जो होता है पूरा चक्कर काटने में 60 मिनट लेता है। क्या मिनट लेता है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना कोण बनाता है? तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाया। तो आपको कितना पूछा गया है जी? 5 मिनट का गया, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5 मिनट लीजिएगा तो 5 से गुना कर दीजिएगा यदि इसको, तो 30 डिग्री कोण होगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया गया है और वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? उस बड़ा वृत्त का त्रिज्या जिसका परिधि इन दोनों के बराबर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको हम इस तरह समझा सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, दो वृत्त छोटा छोटा है और दोनों का जो परिधि का योग है एक बड़ा वृत्त के क्या है? बराबर है। तो कहता है इसका त्रिज्या है 19, इसका त्रिज्या है 9, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि 2 पाई, इसका कैपिटल आर मान लेंगे और यहां कहेंगे 2 पाई स्मॉल r1, 2 पाई r2। देखिए दोनों से 2 पाई r कॉमन होगा और इस तरह r1 प्लस r2, यहाँ पे 2 पाई और कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों की योगफल के बराबर होगा। इस तरह 19 और 8 को आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? चलिए, त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, फार्मूला है और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r क्यूब और गोला का होता है 4/3। ये गोला का होता है और इठो अर्धगोला का होता है। एक शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास दिया गया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। देखिए प्रश्न आप जान रहे हैं, ये आपका क्या है? शंकु है और यहाँ पे आधार का त्रिज्या व्यास दिया गया है 10, तो ईट होगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 दिया गया है। आप जानते हैं लंब वृत्तीय शंकु 90 डिग्री होता है, लंब और एक आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा आपका, इसका तिर्यक 13 होता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यदि एक घन की एक भुजा a सेंटीमीटर है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे इस सिंपल आकृति को वर्ग कहा जाता है और वर्ग में ये अगर a होगा तो e डायगोनल आपका √2a होता है, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग से बनने वाला अगर त्रिविमीय आकृति हम लेंगे तो इसी को घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। और इसमें एक डायगोनल इस डायगोनल से अगर मिलाएंगे कोना कोनी वाला रूम का, तो ये किसके बराबर होता है? तो √3a के बराबर होता है। याद रखिएगा, घन का विकर्ण जो होता है √3a के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, a जो होगा रूट से क्या होगा? बाहर होगा और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा √3a। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच में रिलेशन होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। और यहाँ पे क्या मिसिंग है? तो नंबर 2 मिसिंग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखिए, वर्ग अंतराल संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहा जाता है। परिभाषा होता है त्वरण का, कि संचयी बराबरता और वर्ग अंतराल के बीच में जो आलेख ग्राफ खींचते हैं उसको क्या कहा जाता है? त्वरण। एक पासे को फेंका जाता है 4 से अधिक आने की प्रायिकता। देखिए, एक पासा को जब फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 संभावना होती है। तो 4 से अधिक कितना आएगा? 2 बार। तो 6 में से 2, तो 2/6 इसका क्या होगा? प्रायिकता हो जाएगा और 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3। किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले सिक्के को उछलन एक न्याय संगत विधि माना जाता है। इसलिए न्याय संगत माना जाता है
कि ये असम संभावी नहीं होता है, ये सम असमप्रायिक नहीं होता, ये प्रायिकता होता है 50-50, मतलब दोनों पक्ष के बीच में बराबर बराबर जाने की संभावना होती है। इस घटना को कहा जाता है समप्रायिक, और इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह आपका सेट 4 समाप्त होता है। इसको एक बार जरूर देख लें।